2017 में BMW और TVS ने मिलकर एक कमाल की बाइक निकाली है और वो है RR 310। BMW उसे बेचता है G310 RR के अंडर और TVS उसे बेचता है Apache 310 RR के अंडर। दोनों ही बाइक्स में बहुत कम डिफरेंस है और इसलिए आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS Apache RR 310 का। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं RR 310 की स्पेसिफिकेशंस को, उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस डिटेल्स को एंड उसके बाद हम करने वाले हैं उसका एक ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि हम उस बाइक को ऑलरेडी 2 से 3,000 किलोमीटर चला चुके हैं एंड हम अपना रिव्यू आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इससे हमारी बहुत हेल्प होती है एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RR 310 की स्पेसिफिकेशन से। तो इसे मिलता है एक 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जैसे कि इसके नाम में है 310 एंड ये बहुत ही पावरफुल इंजन है। ये इंजन आपको देता है 34 PS की पावर एट 9700 RPM और 27.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट 7700 RPM। ये काफी अच्छे फिगर्स हैं अगर इसकी क्लास को देखा जाए एंड आसपास की बाइक से कंपेयर किया जाए तो। साथ में इस बाइक की खास बात यह है कि इसका इंजन रिवर्स इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये है कि जो इसका एग्जॉस्ट टिप है वो पीछे से बाहर आता है। यूजुअली क्या होता है कि बाइक्स का एग्जॉस्ट आगे से बाहर आके घूम फिर के पूरा पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से उसका व्हील बेस बड़ा हो जाता है। लेकिन इस बाइक का रिवर्स इंक्लाइंड इंजन होने की वजह से जो आपका एग्जॉस्ट है वो पीछे से ही बाहर आता है एंड इससे इसका व्हील बेस थोड़ा छोटा हो जाता है। इसकी वजह से इसका स्विंग आर्म भी लंबा हो जाता है विदाउट इंपैक्टिंग इट्स व्हील बेस। तो आपको काफी अच्छी कॉर्नरिंग एबिलिटी मिलती है एंड बाइक काफी अच्छे से हैंडल होती है और एजाइल भी हो जाती है। ट्रांसमिशन की बात करूं तो आपको मिल रहा है 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप पोजीशन में एंड इसके साथ में आपको मिल रहा है असिस्ट एंड स्लिपर क्लच। इसके साथ में आपको मिलती है TVS की ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। इससे होता क्या है कि आप थ्रॉटल किए बिना ही एक कंटिन्यूअस स्पीड मेंटेन कर सकते हैं अपनी बाइक के एक किसी गियर के ऊपर। तो इसका एग्जांपल देता हूं कि आप फर्स्ट गियर पे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार चला सकते हैं विदाउट थ्रॉटल और 6th गियर पे आप 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार चला सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है फॉर अ सिटी ड्राइविंग। सस्पेंशन की बात करूं तो आपको देखने को मिल रहा है फ्रंट USD फोक एंड पीछे आपको मिल रहा है मोनोशॉक विद मोनोट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन। यहां पे आपको मिल रहा है हाइड्रोलिक स्टॉपर ताकि आपको प्रिसाइज डैम्पिंग मिल पाए एंड ये 5 प्रीलोड एडजस्टेबल है। आगे का जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्चेंगे अराउंड 20 से 25,000 वो आप कंपनी को ही देंगे तो आपको मिल जाएगा एक एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील है। टायर्स की बात करें तो आपको मिलते हैं मिशेलिन रोड 5 टायर्स, जो एक काफी प्रीमियम चीज है इस क्लास में। आपको बाकी की कंपनीज इतने अच्छे टायर्स नहीं प्रोवाइड करती हैं। अब फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिल रहा है डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क ब्रेक्स, दोनों ही काफी केपेबल और अच्छे हैं। लाइट्स के मामले में आपको देखने को मिल रहे हैं बाय LED ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs एंड पीछे आपको मिल रहे हैं स्नेक फैंग LED एंड ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड पीछे से अगर आप इस बाइक को देखोगे आप डेफिनेटली पहचान जाओगे कि यार ये तो RR 310 ही है। साथ में आपको मिल रहे हैं LED टर्न इंडिकेटर्स विद हैजर्ड लाइटिंग। अब मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिल रही है 5 इंच की TFT डिस्प्ले, जो कि ऐसे है ना कि ऐसे। और ये एक काफी खास चीज है क्योंकि मोस्टली आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में ही देखने को मिलती है, ना कि वर्टिकल बिल्कुल फोन की तरीके से। और ये इस बाइक को अलग ही फील दे देता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका स्मार्टफोन लगा हुआ है आगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको देखने को मिलता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर और किल स्विच इंडिकेटर। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। साथ में आपको मिलती है एक न्यूट्रल लाइट इंडिकेटर और आपको गियर का भी पता चल जाता है क्योंकि वो स्क्रीन पे बना आता रहता है। साइड में आपको दिए हुए 4 बटन जिनसे आप नेविगेट कर सकते हैं, राइड मोड्स चेंज कर सकते हैं जो कि आपको मिल रहे हैं 4,
अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक, चारों के अंदर हल्का फुल्का फर्क है बेस्ड अपॉन कि किस हिसाब से आपको थ्रॉटल मिलेगा एंड किस हिसाब से आपका एबीएस इंट्रूजन होगा। और आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद कॉल मैसेज नोटिफिकेशंस और नेविगेशन इंडिकेशंस। इसके अलावा आपको अपनी बाइक की डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि आपकी माइलेज क्या आ रही है, स्पीड क्या रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप 3 डॉक्यूमेंट्स तक स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड, लाइसेंस, आरसी। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे। तो गाइस ये थी इस बाइक की डिटेल्स। ये बहुत ही कमाल की बाइक है, फुल पैकेज है, मतलब इसके अंदर हर एक चीज आपको देखने को मिल रही है एंड कहीं भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो जब तक आप इस बाइक को ओन नहीं करते हो। एंड सिंस मैं ये बाइक पिछले 3 महीने से चला रहा हूं एंड इसको अराउंड 2500-3000 किलोमीटर चला चुका हूं, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बाइक के बारे में क्या क्या अच्छा है एंड क्या क्या बुरा है। तो सबसे पहले लुक एंड फील की बात करते हैं। तो ये बाइक की लुक तो कमाल है, मतलब इस क्लास के अंदर आपको ऐसी लुक वाली बाइक नहीं मिलने वाली है इस प्राइस पॉइंट पे, वो भी मतलब बहुत ही अच्छी लुक है। एंड जहां भी आप जाएंगे आपको डेफिनेटली लोग दिखेंगे कि इस बाइक को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं एंड ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो यहाँ पे तो बाइक बिल्कुल आपको धोखा नहीं दे रही है, मजा आ जाएगा जब आप इस बाइक पे बैठोगे तो इसकी फील ही अलग है एंड बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक वाली फील है, जो कि इसका नाम है स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक। एंड बिल्कुल आपको ये निराश नहीं करेगी, इस मामले में मजा ही आ जाएगा जब भी आप इस बाइक को राइड के लिए निकलेंगे लेके। अब स्पोर्ट्स बाइक पे थोड़ा और एम्फेसाइज किया जाए तो इसकी फील तो है ग्रेट भाई, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक वाली फील है। इसकी जो शेप है ना वो पूरी एरोडायनामिकली साउंड है। टीवीएस के हिसाब से बिल्कुल शार्क से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जो इसकी नोज है, इसके फिन्स हैं एंड जो इसकी टेल है। तो बहुत ही कमाल की लुक और स्पोर्टी फील आपको मिलेगी इस बाइक के अंदर डेफिनेटली। यहाँ पे तो मेरा रिव्यू 1 नंबर है। अब बात करें एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट की साउंड भी अच्छी है, आपको इरिटेट नहीं करेगी बिल्कुल, लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि बेस थोड़ा कम है। रिसेंटली मैंने एक अपाचे 160 का बेस साउंड सुना था ऑफ इट्स एग्जॉस्ट एंड मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि हमारा जो एग्जॉस्ट है 310 का वो इतना बेसी नहीं था। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि यार थोड़ा बेसी होना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की एग्जॉस्ट साउंड पसंद है। तो इसके बेसिस पे आप कस्टम एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे को इसकी काफी अच्छी लगती है आवाज। ये काफी साउंड कंप्लायंट है, बिल्कुल नॉइजी नहीं है एंड एट द सेम टाइम काफी सैटिस्फाइंग भी है। तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता था यहाँ पे। अब बात करते हैं राइड कंफर्ट की, और सबसे पहले उसमें बात करेंगे राइडर के कंफर्ट की। तो सिंस ये एक स्पोर्ट्स बाइक है तो आपको एक अग्रेसिव पोजीशन देखने को मिलेगा बैठने का, आप झुक के बैठने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भी मुझे काफी अच्छा लगा इसका कंफर्ट, बिकॉज इसका पोजीशन इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं है जितना मैंने बाकी बाइक्स का देखा है। मतलब अगर आप R15 की बात करते हो ना, तो उसका सीटिंग पोजीशन थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है एज कंपेयर टू दिस बाइक। ये बाइक काफी अच्छे से पोजीशन रखती है आपकी, मतलब अगर आप आगे होके बैठो या पीछे होके बैठो, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट, तो आप एक अच्छी आइडियल एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बना सकते हैं अपने लिए, जिसको आप एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स तक मेंटेन कर सकते हैं। वैसे 1-2 घंटे के बाद तो इन जनरल भी ब्रेक चाहिए होता है, तो आप 1-2 घंटे बिना किसी इश्यू के इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं हाईवे पे, लेकिन सिटी में अगर आप चला रहे हैं तो बार बार ब्रेक मारने की वजह से आपके हाथों और कंधों पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, जैसे कि मैंने महसूस किया जब मैं गुड़गांव से नोएडा जा रहा होता हूँ या फिर नोएडा से गुड़गांव, तो भाई मौत ही हो जाती है। झुक के बैठो, कमर दर्द, कंधा दर्द, हाथ दर्द, तो ये सब चीजें देखने को डेफिनेटली मिलती हैं, क्योंकि भाई आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, आप कंप्यूटर बाइक नहीं चला रहे हो, तो ये सब थोड़े बहुत ट्रेड ऑफ्स तो करने ही पड़ेंगे। अब मैं अगर बाकी स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर करूँ ना, तो कंफर्ट अच्छा है, बाकी बाइक से बेटर है। कुछ बाइक्स हैं जो इससे थोड़ी बेटर हो जाती है, जैसे कि पल्सर RS 200 हो गई, करिश्मा XMR हो गई, लेकिन वो एक फुल स्पोर्ट्स बाइक नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए ये बाइक कंफर्ट के मामले में भी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ राइडर। अब मैं पैसेंजर की बात करूं तो भाई जितनी ये कंफर्टेबल राइडर के लिए है ना, उतनी अनकंफर्टेबल ये पैसेंजर के लिए है। पिलियन के लिए एक तो इतनी छोटी सी सीट दी है इन्होंने, ऊपर से वो ऐसे टिल्टेड है कि भाई हल्की सी ब्रेक से भी पिलियन राइडर के साथ आके बैठ जाएगा। वैसे भी ना राइडर की जो सीट है थोड़ी चौड़ी है, तो आप चाहें तो आप राइडर की सीट पे 2 लोग को बिठा सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड और एंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन आप सोचिए कि कितनी छोटी सीट दी होगी इन्होंने पिलियन को, कि भाई मैं बोल रहा हूँ राइडर की सीट पे आप 2 लोग बिठा सकते हो, लेकिन पिलियन पे आप एक इंसान भी नहीं बिठा सकते हो। तो पैसेंजर के हिसाब से ये बाइक बिल्कुल ना है मेरे तरफ से। भाई बहुत मुश्किल से कोई बैठेगा तो बैठ जाएगा, उनको पसंद है बाइक पे बैठना, उनको जुनून है बाइक राइडिंग का, तभी कोई बैठ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स देखने को भी नहीं मिलती हैं, कोई ग्रैब रेल्स नहीं है, पीछे एक मेटल का
हैंड रेल है जो मेरे हिसाब से वो भी एक्चुअली पैसेंजर के लिए नहीं है, वो भी इसलिए कि आप बाइक को घुमा सको, हिला सको जब उसकी स्टैंड पे हो। तो यहाँ पे काफी कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये बाइक खरीदनी है तो पैसेंजर बिठाने के बारे में तो आप भूल जाइए, वो सिर्फ वंस इन अ वाइल हो पाएगा जब आपको पैसेंजर बिठाना होगा। आप रोज रोज पैसेंजर नहीं बिठा पाएंगे इस बाइक पे। एंड ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब पैसेंजर हर ब्रेक पे आगे आ जाएगा एंड राइडर पे प्रेशर डालेगा ना, तो उनके हाथों पे और प्रेशर आएगा एंड मैन्यूवर करना और मुश्किल हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, ग्रेट फॉर द राइडर, बैड फॉर द पैसेंजर। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करेंगे सिटी परफॉर्मेंस की। तो ये एक आइडियल बाइक है इस रेंज की, मतलब इस पावर एंड परफॉर्मेंस की एक आइडियल बाइक है जो आप सिटी में चला सकते हैं। यूजुअली आप 250 से 300 सीसी की बाइक लेते हैं ना, तो आप सिटी के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इंजन हैं बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एंड उनको लो स्पीड पे चलाना बहुत अच्छा नहीं होता है, इवन फॉर द बाइक इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे एक तो आपको ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिल रही है, ऊपर से मेरे को बहुत ज्यादा स्मूथ लगा इसका इंजन एंड इसका जो अर्बन मोड है वो थ्रॉटल को ऐसे एडजस्ट कर देता है कि भाई आप इसको बहुत ही आसानी से लो स्पीड्स एंड लो रेस्ट पे भी चला सकते हैं। मतलब GTT की हेल्प से आप 37 की स्पीड पे 6th गियर पे इस बाइक को बिना थ्रॉटल के चला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉर्मली थ्रॉटल कर रहे हैं ना, तो आप 50 से 60 की स्पीड पे आराम से चला सकते हैं, आराम से क्रूज कर सकते हैं 6th गियर पे अगर आप सिटी में जा रहे हैं। साथ में जो आपको मिशेलिन रोड 5 टायर्स मिल रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है इस बाइक की, बहुत ही आसानी से आप काट के जा सकते हैं। तो इसके अंदर में बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है मेरी। तो एक जगह जहां पे आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है वो है हीटिंग का। भले इसके इंजन में लिक्विड कूलिंग है लेकिन जो एयर कूलिंग का इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है क्योंकि हाई स्पीड पे होती है बाइक एंड आपकी एयर कूलिंग मस्त चल रही होती है। लेकिन जब आप लो स्पीड पे चला रहे होते हैं तो एयर कूलिंग का इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाता है एंड जब आप ट्रैफिक में रुके हो तो एयर कूलिंग तो भाई बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो वहां पे आपको थोड़ी गर्म होती महसूस होगी, अराउंड 110-115 डिग्री तक भी जा सकता है, जो आपका एवरेज आता है अराउंड 70 से 80 के बीच में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इश्यू लगेगा, भाई अब 300 सीसी की बाइक है, ट्रैफिक में खड़ी करोगे तो गर्म तो होगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा भाई नेट पिक करके कंप्लेन नहीं करूंगा। अब बात करते हैं हाईवे ड्राइविंग की। तो ये है द बीस्ट। क्या भागती है बाइक। जब इसका स्पोर्ट या फिर ट्रैक मोड लगा दो तो इस बाइक की परफॉर्मेंस अनपैरेलल्ड है। बहुत ही तेज भागती है, हवा से बातें करती है एंड साथ में जो एरोडायनामिक्स है वो बहुत ही कमाल है। वाइजर जो है इसका एक्चुअली काम का है। आप नीचे झुकोगे तो आपकी क्या बाइक ग्लाइड करेगी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील होता है जब आप नीचे झुक के बाइक चलाते हो वाइजर का सपोर्ट लेके, वर्सेस जब आप ऊपर होकर बाइक चलाते हो। तो आपको कहीं पे भी हाईवे पे कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अब बात करता हूं वाइब्रेशन की, द ओल्ड एनिमी। तो मुझे पता चला कि पुरानी जो RR 310 थी उसके अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी, इतनी कि लोग टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड जब मैंने ये बाइक ली तब मेरे को भी यही डर था कि यार इसमें कहीं वाइब्रेशन इशू ना हो, लेकिन लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसमें वाइब्रेशन का तो इशू नहीं है बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेशन का इशू है, वो भी बहुत एक स्लाइट रेंज में है। मतलब जब आपकी बाइक 6th गियर पे चल रही है, मतलब 5th-6th गियर पे चल रही है एंड 4 से 6000 आरपीएम के बीच में है ना, तब आपको एक वाइब्रेशन का टोन महसूस जरूर होता है। मतलब वो भी इसलिए होता है क्योंकि भाई आपके दिमाग में कि वाइब्रेशन वाली बाइक है ये वो, लेकिन वो बहुत ही एक स्लाइट टोन है जो महसूस होता है एंड ये मैक्सिमम पीक तब करता है जब 5 से 5500 आरपीएम के बीच में हो। 6000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद वो भी गायब हो जाता है एंड वाइब्रेशंस क्लोज टू जीरो हो जाते हैं। देखो भैया बहुत स्पीड से चल रहे हो तो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन उसका भी पीक आपको 5 से 5500 आरपीएम के बीच में ही महसूस होने वाला है एंड वो भी बहुत इरिटेट करने वाली नहीं है। मतलब आपको परेशानी नहीं होगी, हल्का हुल्का आपको महसूस हो रहा होगा अपने एब्डोमेन में, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू व्हाट आई हैव सीन इन अदर बाइक्स। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज नहीं है। तो वाइब्रेशंस के मामले में आई वुड से कि आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ये बाइक काफी ज्यादा सॉलिड है। अब थोड़ी सी बुराई कर देता हूं यार कि भाई इस बाइक में थोड़ा सा मुझे गियर शिफ्टिंग इशू आता है। जब भी मैं फर्स्ट से सेकंड गियर पे जाता हूं तो मोस्टली भाई ये मान लो 30 to 40% ऑफ द टाइम मैं न्यूट्रल शिफ्ट कर ही देता हूं, जबकि मैं काफी टाइम चला रहा हूं, मुझे पता है कैसे शिफ्ट नहीं करना होता न्यूट्रल पे, सीधा सेकंड गियर पे जाना होता है। बट इस बाइक में मैंने काफी ज्यादा ऑफ्टन होते हुए देखा ये चीज एंड साथ में गियर स्किप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब मैंने गियर शिफ्ट किया एंड रेव किया तो गियर शिफ्ट ही नहीं हुआ है, वो ऐ कर देता है।
तो ये फिफ्थ और सिक्स गियर के बीच में ज्यादा देखा है मैंने। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, ये 4 गियर्स जो है मतलब इनके बीच में शिफ्ट होते हुए थोड़ी बहुत इशू आता है। मतलब माइलेज की बात करूं तो मुझे कांस्टेंट माइलेज मिली है अराउंड 30 की, मतलब ये मान लो 28 से 32 के बीच में रहती है माइलेज। कभी कभी किस्मत अच्छी चल रही है तो भाई 35 की माइलेज भी आ जाएगी, बट वो भी सिर्फ डे ट्रिप माइलेज होती है। तो यहाँ पे भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि भाई 300 सीसी की बाइक से इतनी माइलेज एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी चीज है। यहाँ पे अगर मैं निंजा ड्यूक खड़ी कर दूंगा ना, तो उनकी भी 25 से 30 की माइलेज ही रहती है। तो माइलेज के मामले में भी टीवीएस ने भाई अपने आप को अच्छे से बरकरार रखा हुआ है। गाइस, मैं आपको इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बताना तो भूल ही गया। वैसे इसके अंदर 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, उसमें से 2.2 लीटर आपका रिजर्व रहता है। एंड मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम है, बिकॉज 30 की माइलेज के साथ, वो भी सबसे अच्छे मामले में 30 की माइलेज होती है, सिर्फ 300 किलोमीटर से 330 किलोमीटर की रेंज बनती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अगर इसको आप निंजा 300 से कंपेयर करोगे ना, तो आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और मतलब इसके हिसाब से तो एक सेगमेंट के अंदर काफ़ी लो रहता है। एंड ये मेरी एक छोटी सी शिकायत है, क्योंकि अगर आपको इंटर स्टेट जाना है, इंटर सिटी जाना है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी एवरेज तो अच्छी है भाई। वैसे तो इस बाइक की टॉप स्पीड 174 किलोमीटर प्रति घंटे की है अकॉर्डिंग टू द लिमिटर, जो इसका डिजिटल लिमिटर आया आता है। लेकिन मैंने ये बाइक अभी तक 154 kmph तक ही चलाई है, क्योंकि हमेशा सेफ ड्राइव करना चाहिए। एंड आप भी ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलो अब फीचर्स की बात करते हैं। तो हैजर्ड लाइटिंग आपको देखने को मिल रही है, जो काफी अच्छी चीज है। 4 राइड मोड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको काफी क्लियर डिफरेंस पता चलता है थ्रॉटल के अंदर। मतलब अर्बन के अंदर जब आप थ्रॉटल कर रहे हैं वर्सेस आप स्पोर्ट में जब थ्रॉटल कर रहे हैं, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है ऑन द हाईवे। हेडलैम्प जो है वो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इल्यूमिनेट कर देते हैं। एंड जो इसकी हाई बीम है वो बहुत यूजफुल है। हाई बीम और स्ट्रॉन्ग हॉर्न दोनों मिला के इसकी रोड प्रेजेंस काफी अच्छी हो जाती है। मतलब अगर आप हाई बीम दे रहे हो, हॉर्न दे रहे हो इन डायर कंडीशंस, तो ये बाइक इग्नोर नहीं होगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। साथ में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है वो काफी यूजफुल है, एंड इसकी वजह से आप नेविगेट भी कर पा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर पा रहे हैं, एंड अपनी बाइक की परफॉर्मेंस अपने फोन पे भी ट्रैक कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और जो डिस्प्ले में विजेट्स है ना, वो कस्टमाइजेबल है एंड काफी यूजफुल है। मतलब आप काफी सारे विजेट्स में से चूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गए टॉप स्पीड, कूलेंट टेम्परेचर, कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर चुके हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इस सब में से चूज कर सकते हैं, एंड ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब फाइनली बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस से स्टार्ट करते हैं कि भाई कितने की पड़ी है बाइक। ये बाइक मुझे पड़ी 3,22,000 रुपए की ऑन रोड, एंड ये वेरी करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं। तो ये आपको 3,10,000 से 15,000 रुपए की भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट यू आर इन। इसकी पहली मेंटेनेंस होती है 1,000 किलोमीटर या फिर 1 महीने के अंदर, एंड वो मैंने करा ली थी 1 महीने से पहले, बिकॉज मैं बाइक में बहुत चलाता हूँ। एंड वो मुझे पड़ी 2104 रुपए की मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट मंथ का खर्चा ही आ गया 2100 रुपए। एंड इसके अलावा आपको हर 500 किलोमीटर में इस बाइक की चेन क्लीन करनी पड़ेगी, जिसमें आपका अराउंड 50 से 100 रुपए का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी गंदी हो रही है वो चेन। सेकंड सर्विस जो है वो होगी 5000 किलोमीटर या फिर 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। इसके अलावा एक बात बोल दूं कि भाई इस बाइक को साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसके अंदर इतनी सारे छोटे छोटे नुक्स एंड क्रैनीज हैं जिनके अंदर आपका हाथ नहीं पहुंच सकता। आप ना कपड़ा घुमाते रह जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए 1 महीने में एक बार तो इसको डीप क्लीन अच्छे से थॉरोली करवाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप इस बाइक को चकाचक रखना चाहते हैं। यूजुअली जो बाइक्स होती हैं उनको आप कपड़ा मार के अच्छे से साफ कर सकते हैं, हाथ चला जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक के अंदर पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, उनके अंदर फेयरिंग्स इतनी सारी होती हैं, तो इसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल हो जाती है खुद साफ करने में। इसलिए डीप क्लीन बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे मैं एक और ड्रॉबैक इस बाइक का बोलूंगा कि भाई इसका वाइजर जो है उसके नीचे से आप साफ नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा गैप है वाइजर और फेयरिंग के बीच में, एंड उसके बीच में आपका कपड़ा भी नहीं जाता, आपका हाथ भी नहीं जाता, और इसलिए वो साफ ही नहीं हो सकता है। अगर आपको साफ करना है तो आपको उस वाइजर को खोल के निकालना पड़ेगा, साफ करके वापस लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी एक कैच है कि जो नट्स वाइजर को होल्ड कर रहे हैं इन प्लेस, वो थोड़े फ्लिम्जी हैं, एंड थोड़ा भी ज्यादा टाइट करोगे ना तो वो फ्री हो जाएंगे। एंड फ्री हो गए इसका मतलब वो फेयरिंग हो गई बेकार, एंड आपको नई फेयरिंग लगवानी पड़ेगी ताकि आप उस वाइजर को उतार सके। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज लगी मुझे, ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। एंड मेरी बाइक में ऑलरेडी हो चुका है एंड मैंने नहीं किया। ये ऑलरेडी हो चुका है, या तो मुझे डिलीवरी के टाइम पे मिला ऐसा, या फिर ये सर्विस के टाइम पे हुआ है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन जब मैं रिसेंटली इसको क्लीन करवाने गया था तब मुझे पता चला कि इसका बोल्ट फ्री हो चुका है, एंड मुझे फेयरिंग चेंज करवानी पड़ेगी, विच विल सेट मी बैक बाय अराउंड
1200 to 1500 रुपीज। तो ये भी एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। तो अब इस रिव्यू को सम अप किया जाए तो ये एक बहुत ही कमाल की दिखने वाली बाइक है जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी इन सिटी एंड ऑन द हाईवे। थोड़ा हीटिंग का इशू होता है इन ट्रैफिक, लेकिन कंफर्ट बराबर है फॉर द राइडर। पैसेंजर के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है बाइक। गियर शिफ्टिंग में आपको थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है। वाइब्रेशन की आप टेंशन ही मत लो दोस्तों। माइलेज इसकी बेस्ट इन क्लास है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत कमाल का है एंड एक्चुअली बहुत यूजफुल है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और मेंटेनेंस भी इसकी बहुत महंगी नहीं है एज कंपेयर टू द अदर बाइक्स इन दिस क्लास। तो आपको एक बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है एट अ वेरी गुड प्राइस। मेरा रिव्यू अभी भी अच्छा है दोस्तों, भले ही थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन हर एक बाइक के अंदर ये इश्यूज रहेंगे। तो आपको बस चूज करना है कि आपके लिए कौन से इश्यूज जो हैं वो लीस्ट बॉदरिंग हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपको ये बाइक कैसी लगती है, क्या ये आपकी ड्रीम बाइक है एंड इसकी जगह आप कौन सी बाइक कंपेयर करना चाहते हैं, कंसिडर करना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।